कंटिन्यू करते हैं अपने अगले सवाल से, दैट इज नंबर 105। देखो क्या बोलता है वो, क्वेश्चन नंबर 105 आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलो देखो, वो बोल रहा है 1 मोल ऑफ H2SO4 is mixed with 2 moles of KOH. What will be the heat evolved? Heat evolved कितना होगा? Now this is again one of those very standard values that are to be understood and learnt directly. But आपको इसका मैं बेसिक फंडा बता देता हूँ जरा, ठीक है। 105 को स्टार मार्क करना, एक ऐसी स्टैंडर्ड क्वेश्चन या स्टैंडर्ड वैल्यू है ये जो आपको पता होनी चाहिए, और बहुत सारे बच्चों को ये नहीं मालूम होगी बिकॉज ये थियोरी में इसका इतना रेलेवेंस नहीं था। जब आपने बोर्ड्स लेवल के लिए इस चैप्टर को पढ़ा होगा ना, तब इतना ये रेलेवेंट नहीं था इन्फॉर्मेशन, बट एंट्रेंस लेवल में बहुत रेलेवेंट है। ध्यान से देखो जरा, जब आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रलाइज करते हो साथ में मिला के, क्या होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस को मिला के क्या करते हो? न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हो, बरोबर। तो देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस आपको सॉल्ट प्लस वाटर देने वाला है, या इनफैक्ट एनी एसिड प्लस बेस आपको सॉल्ट प्लस वाटर देने वाला है, और इस रिएक्शन को आप कहते हो न्यूट्रलाइजेशन, बरोबर ना? बोलोगे हाँ सही है, इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, सॉल्ट फॉर्मेशन और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, है ना। इस प्रोसेस की जो स्टैंडर्ड हीट होती है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होती है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन व्हेन वी आर डीलिंग विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग, सॉरी मैंने स्ट्रॉन्ग बेस 2 बार लिख दिया ना। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से हम लोग जब डील कर रहे हैं, तब हमारा जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है वो होता है 57.3 किलो जूल, और माइनस साइन के साथ। माइनस साइन के साथ मतलब एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक बच्चों? हाँ, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है इसलिए माइनस साइन, राइट। कितना होता है? 57.3। ये वैल्यू आपको सीधा सीधा याद कर लेनी है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितनी होती है? 57.3। अब इस सवाल को देखो, अब सवाल इजी लगेगा। देखो, दिस इज किलो जूल पर मोल। कितना? किलो जूल पर मोल। तो जब 1 मोल न्यूट्रलाइजेशन हुआ तो 57.3 है। अब क्वेश्चन को देखोगे तो H2SO4 प्लस KOH, उन्होंने बोला H2SO4 आपको 1 मोल दिया है और KOH 2 मोल दिया है, तो टोटल कितने मोल की न्यूट्रलाइजेशन हुई बता सकते हो बच्चों? आपको यहां पे देखना, दिमाग लगाना है। देखो, सिंपल दिमाग लगाना है। H2SO4 कैसा एसिड है बच्चों? मोनोबेसिक या डायबेसिक? H2SO4 कैसा एसिड है? डायबेसिक, क्योंकि इसमें कितने मिल रहे हैं आपको? 2 H प्लस मिल रहे हैं। एक से कितने मिल रहे हैं? 2 H प्लस, और 2 KOH से 2 OH माइनस मिल रहे हैं। मतलब टोटल न्यूट्रलाइजेशन आपका कितना हुआ? 2 मोल्स का न्यूट्रलाइजेशन हुआ। कितना? 2 मोल्स का। तो टोटल हीट कितनी इवॉल्व हो जाएगी? अभी आंसर आ गया। आंसर आएगा बॉम्बे, यानी कि बी, क्योंकि आपका 2 × 57.3 इतना हीट इवॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? इजी? यस। अगर सपोज अभी यहां पर ट्रिक क्वेश्चन अगर उसको आपको डालना होता, ट्रिक क्वेश्चन डालना होता, तो वो ऐसे डालता कि भाई HCl प्लस 2 KOH। क्या? HCl प्लस 2 KOH। अब बताओ कितनी हीट आएगी? तो आप क्या आंसर लिखते बच्चों? थोड़ा घुमा के अगर वो ये डाल देता HCl प्लस 2 KOH, तो अगर आप ये 2 KOH देख के आंसर 2 लिखते तो गलत हो जाता। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पे से HCl से कितना आएगा? यस, HCl से एक ही आएगा। इसमें से आ रहा है 2, लेकिन OH कितने आ रहे हैं? 2 मोल आ रहे हैं, बरोबर। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन कितने मोल का होगा? 1 मोल का ही होगा, यानी कि आंसर 57.3 होता। समझ में आ गई क्या बात सबको? यस, बढ़िया, गुड। तो ये 105 का आंसर हो गया, आंसर बॉम्बे। ओके, तो आप बेसिकली कितनी हीट इवॉल्व हुई उसके हिसाब से बता सकते हो कि कौन सा एसिड वीक था, कौन सा स्ट्रॉन्ग था, कौन सा बेस वीक था, कौन सा स्ट्रॉन्ग था। सिमिलर फंडा आप 106 में भी देख सकते हो। अब आप फटाफट बता दो। चलो 106 में देखो, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 4 एसिड, 4 अलग अलग एसिड दिए हैं, PQRS, सबको कॉमन बेस के साथ में किया न्यूट्रलाइज। पहले एसिड ने 13.7 किलो जूल रिलीज किया, दूसरे ने 9.4, तीसरे ने 11.2 और चौथे ने 12.4। इसमें सबसे वीक एसिड कौन सा रहेगा? बहुत सिंपल सवाल। तो सबसे कम हीट किसने इवॉल्व करी बताओ? PQRS में से सबसे कम हीट किसने दी? 9.4, सबसे कम वैल्यू यही है ना, यानी कि Q ने। तो आंसर अगेन आ गया बॉम्बे, यानी कि सबसे वीक एसिड ये है। समझ गए क्या?
बस बहुत इजी, जो जितना वीक रहेगा उतना उसकी कम हीट इवॉल्व होगी न्यूट्रलाइजेशन पे। ये आपका लॉजिक है बच्चों। आई होप ये लॉजिक आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, 110 अगेन एक बहुत ही बेसिक और स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन। 110 क्या पूछ रहा है वो 110 में, ध्यान से देखो बच्चों। वो पूछ रहा है फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग द स्टैंडर्ड एंथैल्पी इज जीरो। ठीक है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी इज जीरो। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी जीरो किस केस में होती है आपको ये याद करना पड़ेगा, और ये बेसिक डेफिनेशन है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी यानी कि एनर्जी किसकी जीरो होती है? अच्छा, कौन सी एंथैल्पी? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हाँ बाय द वे, कौन सी एंथैल्पी? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इज जीरो, बट एक कैच है इसमें, एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड एंथैल्पी जीरो होती है ऑफ फॉर्मेशन, ये बरोबर है, बट क्या कोई भी स्टेट में चलता है क्या? नहीं, इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट ओनली। वेरी गुड, इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट ओनली, मतलब उनके नेचुरल नॉर्मल स्टेट में। अब मुझे ये बताओ, ऑप्शन ए कंपाउंड है CO2, वो गलत है, उसकी जीरो नहीं हो सकती। समझ में आ गया? इजी, बोलो हाँ या ना सारे बच्चे। यस, ऑप्शन ए गलत है क्योंकि वो कंपाउंड है। ऑप्शन डी क्यों गलत है? अमोनिया, क्योंकि वो कंपाउंड है। बॉम्बे सी ग्रेफाइट है, और सी ऑप्शन क्या है? कार्बन, जैसे बी में दिया कार्बन ग्रेफाइट और सी में दिया लिक्विड नाइट्रोजन। कौन सा स्टैंडर्ड स्टेट में है, कार्बन या नाइट्रोजन? ऑफ कोर्स कार्बन अपने नेचुरल स्टेट में है, नॉर्मल स्टेट में है, ग्रेफाइट के फॉर्म में। नाइट्रोजन तुमको नेचर में लिक्विड मिलता है कि गैस मिलता है? ऑफ कोर्स गैस, लेकिन यहां पर क्या दिया है? लिक्विड, तो माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा। तो इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट ओनली, क्या? स्टैंडर्ड स्टेट ओनली। ठीक है ना, इजी है, समझ में आ गया? बढ़िया। आपको क्वेश्चन 88 में मिलेगा, बरोबर है, परफेक्ट। आंसर आएगा 0, 88 का आंसर भी आएगा। एलिमेंट एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट एट 298 केल्विन इज 0, है ना? 115 देखो स्क्रीन पे, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 इज 824.2 किलोजूल पर मोल। मतलब कि जब Fe2O3 नाम का कंपाउंड जो है वो बनता है, तब 824 किलोजूल एनर्जी रिलीज होती है, बरोबर है। तो इस जो गिवन रिएक्शन है उसके लिए डेल्टा H कैसा होगा? गिवन रिएक्शन के लिए डेल्टा H कैसा होगा? तो मैंने आपको पिछले सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाया था बच्चों, अगर याद हो आपको, कि फॉर्मेशन वर्ड सुनते ही आपको क्या क्लिक होना चाहिए, क्या स्ट्राइक होना चाहिए? किसी को याद है? मैंने हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सुनते ही आपको क्या स्ट्राइक होना चाहिए, क्या क्लिक होना चाहिए, ये वर्ड बताया था। क्या ये वर्ड बताया था, याद है? फॉर्मेशन किससे होनी चाहिए? फॉर्मेशन होनी चाहिए उसके, किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन किससे होनी चाहिए? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से होनी चाहिए। फॉर्मेशन वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए तुरंत? कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अब मुझे बताओ, Fe2O3 बनाने का है तो 2 Fe और 3/2 O2 ऐसा लिखूं? बोलो हाँ या ना। क्यों पूछ रहा है ये, क्यों मैं पूछ रहा हूं आपको ऐसा? देखो, Fe2O3 का हीट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब तुमको ये इक्वेशन दिया है इनडायरेक्टली। हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलो तो ये इक्वेशन दिया है इनडायरेक्टली। ये सबको समझ में आया क्या मैंने जो लिखा? बोलो हाँ या ना। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? 824.2, ठीक है ना? फॉर्मेशन फिर से अगर समझो मेरे को वाटर का फॉर्मेशन दिया रहता तो मैं क्या लिखता? H2 प्लस हाफ O2। मेरे को कार्बन मोनोऑक्साइड का दिया रहता तो मैं लिखता कार्बन प्लस हाफ O2, ऐसा लिखता ना। ये लॉजिक है। तो जैसे तुमको फॉर्मेशन वर्ड दिखाई दे, तुरंत विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपके दिमाग में क्या आना चाहिए बच्चों? कि हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट लिख दो। ये आएगा दिमाग में अभी से? यस, बढ़िया। आगे बढ़ते, इसमें क्या बोलता है आगे कि भाई ये रिएक्शन तो दिया हुआ है, उसकी इतनी हीट है, तुम बताओ इस रिएक्शन के लिए कितनी हीट है? 2 Fe2O3 gives 4 Fe plus 3O2, बरोबर? ये दिस इज गिवन एंड दिस इज आस्क्ड।
क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? जो एकदम मतलब गोचू बच्चे अगर कोई समझो तो उनको भी समझ में आ गया होगा अभी, जिसको कुछ भी नहीं आता थर्मोडायनामिक्स का उसको भी समझ में आ गया होगा कि बॉस ये दिया है, ये पूछा है, इतना समझा? इसमें किसी को डाउट नहीं? बढ़िया। अच्छा, अब जरा ऑब्जर्व करो, मुझे बताओ Fe2O3 यहाँ पे राइट साइड पे था, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे था, मतलब मेरे को इक्वेशन को रिवर्स करने का है। बोलो हाँ या ना? इक्वेशन को मैं क्या करूंगा? रिवर्स। और अगर रिवर्स करूंगा तो साइन नेगेटिव का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये बरोबर है? ये क्लियर? पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, यहाँ पर 2Fe है, यहाँ पर 4Fe है, यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 3 है, मतलब इसको पूरा का पूरा, और यहाँ पर 1 था, ये 2 है, मतलब पूरे के पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 भी किया। क्या किया? मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब नेगेटिव का पॉजिटिव कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, आंसर आ गया। समझ गए? बोलो हाँ या ना? यस बच्चों, परफेक्ट। तो आंसर बता दो फटाफट। ऑप्शन दिल्ली डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें बच्चे आप लोग नॉर्मली मिस्टेक क्या करोगे? आप या तो पॉजिटिव नेगेटिव की गड़बड़ करोगे या डबल करना भूल जाओगे, है ना? बस ये गड़बड़ नहीं करना, आंसर आ जाएगा इजीली। आंसर आएगा दिल्ली यानी कि डी। ठीक है, तो मैं यहां पे आपके लिए हिंट लिख देता हूं, दैट इज रिवर्स एंड इनटू 2 कर दो तो आंसर आ जाएगा। एकदम क्लियर? कहां से आया? ये मेरी बेसिक नॉलेज से आया कि हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे लिखना है। अगर आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखने नहीं आती है बच्चों, तो आप ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। आई होप ये हीट ऑफ फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा 120, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 120। मैंने अगेन 120, मैं आपको टिपिकल क्वेश्चंस करा रहा हूं हर टाइप के, देख लो फिर से। बॉन्ड एंथैल्पी, क्या इसके बारे में मैंने कुछ कहा था पिछली बार? बॉन्ड एंथैल्पी शब्द देख के क्या आना चाहिए? क्या बोला था? रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको लास्ट टाइम जो सिनॉप्सिस बताया था वो रिवाइज नहीं किया तो नहीं आएगा। बॉन्ड एंथैल्पी, ये शब्द देख के क्या स्ट्राइक होना चाहिए? रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड्स। चलो, अब ये पता है तो इजी आंसर। बॉन्ड एंथैल्पी देख के रिएक्शन दिया है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। बाय द वे, इस प्रोसेस का नाम बता सकता है कोई? ये जो रिएक्शन दिया है कौन सी प्रोसेस है? ये है आपकी हेबर्स प्रोसेस फॉर मेकिंग अमोनिया। जस्ट एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको ये होनी चाहिए, इतनी पता होना चाहिए, है ना? अच्छा, यहां पर बोल रहा है भाई इसका डेल्टा H क्या है, तो बहुत इजी है डेल्टा H बॉस, इसका बॉन्ड एंथैल्पी दिया है ना, तो रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड्स। बताओ रिएक्टेंट बॉन्ड्स कौन से हैं? नाइट्रोजन के बॉन्ड है और हाइड्रोजन के बॉन्ड है, बट हाइड्रोजन के बॉन्ड का इंटू 3 करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? और अमोनिया के जो बॉन्ड्स है उनका क्या करना पड़ेगा बच्चों? इंटू 2 करना पड़ेगा। सिंपल। चलो कैलकुलेशन करो, आंसर लेके आओ फटाफट। समेशन, समेशन मतलब टोटल। रिएक्टेंट, नाइट्रोजन का बॉन्ड है रिएक्टेंट साइड पे एक बार, तो नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी दी है? 945। देखो प्लस 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन की बॉन्ड दी है, एनर्जी दी हुई है 436। समझ रहा है क्या भेजे में जा रहा है सबके? यस। अब ट्वाइस, अब अमोनिया में बताओ कौन से बॉन्ड है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड है? 3। समझ गए? देखना ध्यान से, अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड है बच्चों? 3। और वैसा अमोनिया आपके पास कितना है? 2। समझ गए क्या? फिर से देखो, तो NH बॉन्ड का तुमको वैल्यू कितना दिया ये, तो मैं क्या लिखूं इक्वेशन में? बताओ 2 लिखूं कि 2 × 3 लिखूं कि सिर्फ 3 लिखूं? 2 × 3, 2 × 3 × 391। समझ गए क्या? बस बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, आंसर आ गया। चलो फटाफट कितना आएगा बताओ? ये 945 प्लस 3 चौक 12, 3 तिया 90, 3 तिया 18, मतलब 1308। मैंने अगर मैथ्स में कहीं गलती की हो तो बताना जरा। बरोबर किया मैंने? 400 का 1200 और 108, बरोबर ना? ठीक है। माइनस 6 × 391, 400 अगर होता तो ये 2400 होता ना। कितना आता है? 2346, बरोबर।
इस तरह से, हाँ 954 माइनस हो जाएगा, करेक्ट। तो 945, बस फाइनल आंसर आ गया। माइनस नेगेटिव में आएगा ना, -93 किलो जूल, बस ये आ गया आपका आंसर। समझ गए क्या? मतलब आंसर आएगा ऑप्शन ए। अगेन इसमें एक ही हिंट और एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। क्या कॉन्सेप्ट था बच्चों? बॉन्ड एंथैल्पी वाज द मेन वर्ड। अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आपका बाकी आगे का कोई सॉल्विंग का फायदा नहीं है। आई होप ये क्लियर है। कैलकुलेशन समझ में आ गई सबको? कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, मेरा मैथ्स खराब है आपको पता है, मजाक कर रहा हूं वैसे, करेक्ट आंसर ही दूंगा, टेंशन मत लो। 125 हीट ऑफ फॉर्मेशन, तुरंत समझ जाओ क्या बोला। हीट ऑफ फॉर्मेशन बोले तो क्या समझने का? कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। देखो बहुत बढ़िया। और MH4 का बोला है, किसका बोला है? MH4। तो किन दो चीजों से बनेगा? M और H, M और हाइड्रोजन। तो M एक समझो मेटल है, कोई तो एक मेटल है, और हाइड्रोजन को मैं कैसा लिखूं? 2H2 लिख दूं, इससे बनेगा MH4। इसका डेल्टा H कितना दिया है? डेल्टा H दिया है -1600 किलो जूल। बोलोगे ठीक है। इससे बॉन्ड एनर्जी कितनी है MH की? अच्छा वो ये भी नहीं पूछ रहा आपको, फॉर्मेशन बॉन्ड एनर्जी MH की पूछ रहा है सीधा। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा तो MH4 कंटेन्स हाउ मेनी MH बॉन्ड्स? बताओ सीधा, ये तो और इजी है। 4 MH बॉन्ड्स, समझ रहा है सबको? ये जैसे एक मेटल है इस तरह, या एक कोई भी एलिमेंट है और उसके ऊपर समझो ये मीथेन, फॉर एग्जांपल अगर मीथेन को मैं ऐसा ये कर लूं, है ना, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ MH विल बी हाउ मच। अब सवाल ये है कि मैं पॉजिटिव में लूं कि नेगेटिव में लूं, ये सवाल है। यहां पर आप गड़बड़ करोगे। बॉन्ड एनर्जी नेगेटिव होती है कि पॉजिटिव होती है बॉस? बॉन्ड एनर्जी कैसी होती है? बॉन्ड एनर्जी अपने आप में नेगेटिव होती है, ये तो डेफिनेशन है, बॉन्ड एनर्जी अपने आप में नेगेटिव होती है ना। बट सवाल को ध्यान से समझना, पहले सवाल को ध्यान से समझना। हीट ऑफ फॉर्मेशन इज -1600, तो हीट ऑफ डिसोसिएशन कितनी है? तुमको जब बॉन्ड की एनर्जी देखनी है, देखो ऐसा है ना, MH के 4 बॉन्ड मिलकर MH4 बनाया, समझ गए? और वो बोल रहा है बनाते वक्त तुम्हारा -1600 है। पहले समझो कॉन्सेप्ट को, नहीं तो इसमें गड़बड़ करोगे साइन में बच्चों। देखो क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? 4 MH मिलकर जब MH4 बनाए तो माइनस था, माइनस साइन, यस? आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन मुझे क्या ढूंढना है बॉस? मुझे तो डिसोसिएशन करके बताना है इंडिविजुअल बॉन्ड्स का, समझ गए? तो मैं क्या लूंगा? पॉजिटिव। समझ गए कि नहीं? यस। तो यहां पर -1600 था बच्चों, तो यहां पर +1600 है। तो मुझे इंडिविजुअल बॉन्ड्स की एनर्जी किस में मिलने वाली है? पॉजिटिव में मिलने वाली है। आंसर यानी कि ऑप्शन सी होगा या डी होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें गड़बड़ नहीं करना, छोटी छोटी चीजों में यहां पर सिली मिस्टेक होती है, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल। बेसिक, अगेन बहुत बेसिक और कॉमन सेंस की बात है। फॉर्मेशन दिया है लेकिन इंडिविजुअल बॉन्ड पूछा है बच्चों, तो ऑफकोर्स आपको डिसोसिएशन करके चेक करना है, करेक्ट? तो साइन चेंज हो जाएगा। बढ़िया। अगला सवाल, और बहुत सिंपल सवाल, 130। अगला सवाल 130, क्या बोल रहा है वो? फॉर द रिएक्शन H2 plus Br2 gives 2 HBr, what is the heat of formation of HBr? बहुत ही आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन। चलो ये तो ओरली कर सकते हो, इसमें आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत भी नहीं है, आप ओरली कर सकते हो, एकदम देखकर ही आंसर आ जाएगा। कितना आएगा ऑप्शन? दिल्ली। क्यों आएगा ऑप्शन दिल्ली? रिएक्शन आपको दिया है फॉर 2 मोल्स, और अपने को आंसर हमेशा किस में चाहिए होता है? फॉर्मेशन बोले तो हमेशा डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन इज डिफाइंड फॉर 1 मोल, डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट और 1 मोल ऑफ द कंपाउंड, है ना? तो अपने को दिया 2 मोल HBr के लिए, लेकिन अपने को डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन बोला है तो 1 मोल चाहिए
तो आंसर आएगा 72.6 का हाफ, यानी कि आंसर आएगा ऑप्शन दिल्ली। एकदम इजी, आसान। दैट इज डिवाइड बाय जो भी डेल्टा एच क्वेश्चन में दिया है उसका डिवाइड बाय 2 सिंस 2 मोल्स गिवन। समझ गए ना? इस तरह से बहुत इजी ऐसे क्वेश्चन अभी। और कॉन्फिडेंस वैसे ही आता है जब एक टाइम ऐसा आ जाता है ना, जब आपको क्वेश्चन देख के आंसर आने लग जाए ओरली, तब मजा आता है सॉल्व करने। आई होप वैसा हो रहा है अभी। चलो अगला सवाल देखिए 135। अ पर्सन रिक्वायर्स 2870 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी फॉर लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ। एक इंसान है, जब तक वो 2780 किलो कैलोरी ठूसेगा नहीं दिन में, तब तक उसका काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब समझो मैं सुबह सुबह उठा, मेरे को रिक्वायरमेंट, मुझे पता है कि भाई मेरे को आज इतने कैलोरी खानी ही है, वैसे ही यहाँ पर फंडा है। तो इसके लिए इंसान को क्या चाहिए भाई? सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा क्या है? ग्लूकोज है। हमें किससे मिलती है? हमें शुगर्स यानी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। मैंने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में वैसे तो सिखाया हुआ है पहले, है ना? सो अगर मैं सुक्रोज कंज्यूम कर रहा हूं, क्या कंज्यूम कर रहा हूं? सुक्रोज कंज्यूम कर रहा हूं, और उसका हीट ऑफ कंबशन है 1349 किलो कैलोरी, तो कितना किलो मेरे को शुगर खाना चाहिए सो दैट मेरा पूरा का पूरा एनर्जी रिक्वायरमेंट उस शुगर से आ जाए? सवाल समझ में आया सबको? सवाल समझ में आया? यस। अच्छा, इस सवाल में एक हिडन चीज क्या है जो आपको यहां पे अज्यूम कर लेनी है? हीट ऑफ कंबशन ऑफ केन शुगर इज 1349 किलो कैलोरी पर समथिंग दिया नहीं, बट आप अज्यूम कर लेंगे पर मोल अज्यूम करेंगे कि पर केजी अज्यूम करेंगे बच्चों? स्टैंडर्ड यूनिट आप क्या अज्यूम करेंगे गधे बच्चों? पर मोल या पर केजी? स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? पर मोल, एग्जैक्टली। और तुमको यहां पे पूछा किसमें है? किसमें पूछा है? केजी में। तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, ये मेरा सवाल है। हाँ, यहां पर इंपॉर्टेंट ये है, इसको 5 स्टार करना है इस क्वेश्चन को, बिकॉज मेजॉरिटी लोग इसमें ये गड़बड़ मारेंगे कि केजी और मोल का कन्वर्जन ही नहीं करेंगे। आप लोग ये गलती करने वाले हो क्या? नहीं, क्योंकि आपको मैंने बार बार बताया कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या है। स्टैंडर्ड यूनिट इज डिफाइंड पर मोल। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, ये बता दो चलो, केन शुगर का फॉर्मूला क्या है? केन शुगर इज सुक्रोज। यस, केन शुगर इज सुक्रोज विच इज अ डाइसैकेराइड विच इज C12H22O11। कोई C6H12O6 तो नहीं सोच रहा है? सोच रहा है क्या कोई? वो ग्लूकोज होता है, ये क्या है? सुक्रोज। तो बता दो मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ? जल्दी जल्दी बताओ, मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ? कैलकुलेट करो। कार्बन का 6 होता है ना? सॉरी, कार्बन का कितना होता है? कार्बन का 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन, बरोबर? टोटल कैलकुलेट कर लो जल्दी जल्दी, कितना आएगा? $342 आता है ना? चेक कर लेना कितना आता है। 342। इसका मतलब क्या है? अब जरा समझो क्वेश्चन को, अब इजी हो गया ना। 342 ग्राम से 1349 किलो कैलोरी मिलेगा। समझ गए? इजी है। यस बच्चों। अच्छा, यहां पर किलो कैलोरी का के कैपिटल प्रिंट हुआ है, वो गलत है। किलो का के स्मॉल के होना चाहिए, है ना? नहीं तो ये तो केल्विन कैलोरी हो गया ना। हाँ, ओके। ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है कभी कभी, कोई बात नहीं। तो कितने ग्राम से, अच्छा मैं इसको केजी में लिख दूं, क्योंकि उसने आंसर मेरे को केजी में मांगा है ना। देखो चारों ऑप्शन मेरे को उसने किस में दिए? किलोग्राम में दिया। फिर से देखो आपके स्क्रीन पे आपको एरो दिख रहा होगा, तो मैं इसको केजी में लिख देता हूं, 0.342 केजी। आप बोलोगे सही है, एक नंबर काम हो गया सर। तो कितने केजी से कितना रिक्वायरमेंट था बंदे का? 2870 कैलोरी। खत्म, आ गया आंसर। इतना सुक्रोज जलाने से इतनी एनर्जी मिलती है, तो कितना ठूसेगा तो इतनी एनर्जी मिलेगी। समझ गए? इजी है।
अब आंसर बता दो। 2870 इंटू 0.342 अपॉन 1349। 1349 डिवाइड होता है क्या डायरेक्टली? रफली डबल लग रहा है मेरे को। 1300 का डबल 2600, 2700 के आसपास है ना? रफली डबल है ना बच्चों? चेक करो। हाँ, मैं अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट मार देता हूँ ये, ऐसा है ना, क्योंकि इतना बड़ा नंबर आप डिवाइड करने बैठोगे सीईटी में इतना टाइम नहीं होता आपके पास। मैं रफली 2.1 ले रहा हूँ, क्योंकि 1350 ले लूँ अगर इसको तो उसका डबल 2700 हो जाता। समझ गए ना? 1350 लेता तो उसका डबल 2700 होता। तो यहाँ पे रफली मैं ले रहा हूँ 2.1। समझ गए आप? आई होप सब लोग। 0.342 का ये कितना आएगा? 0.728। बढ़िया आंसर, समझ में आ गया सबको? आंसर आएगा बॉम्बे, यानी कि बी। बहुत अच्छा सवाल। अगेन इसमें गड़बड़ यही है कि यहाँ पे इन्होंने मोल नहीं दिया। गड़बड़ नहीं एक्चुअली, अच्छा क्वेश्चन ये यहाँ पे बढ़िया बनता है कि मोल नहीं दिया है। आप अगर बेसिक स्टैंडर्ड गलती करोगे कि मोल नहीं लोगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। ठीक है ना? चलो बढ़िया सवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 140 हीट इवॉल्व्ड इन द कंबशन ऑफ बेंजीन इज गिवन बाय दिस, which of the following quantity of heat energy will be evolved when 39 ग्राम of benzene are burnt? अगेन बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बेंजीन का 140, आपको वैसे देखा जाए तो मैं 140 आपको ओरली करा सकता हूं, ठीक है, और यही आपको मजा है। फास्ट सॉल्व करना है, ओरली करना है, बिना पेन पेपर को हाथ में लिए। चलो आप बताओ फटाफट, स्क्रीन को देखो, आंसर आना चाहिए और आपके मन में आंसर आ जाना चाहिए। बेंजीन कितना है, उसका मोलार मास कितना है बेंजीन का, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। 78 है, और यहां पर कितना बोल रहा है बच्चों वो? 39। मतलब क्या 78 का हाफ एग्जैक्टली बोल रहा है क्या? है ना? अच्छा, हीट इवॉल्व्ड, यहां पे माइनस साइन का मतलब ही इवॉल्व्ड होता है। देखो यहां पे माइनस साइन है, उसका मतलब ही इवॉल्व्ड हो गया। तो बेंजीन को जब तुम 1 मोल को जला रहे हो तो इतनी हीट है, तो आधे मोल को जलाओगे तो कितनी हीट? आंसर बता दो फटाक से। समझ गए? ऑप्शन बॉम्बे, यस, 1632.3 किलो जूल। कितना? 5 सेकंड में आंसर आ गया। मजा आया? समझ में आया? बोलो हाँ या ना, है ना? ऐसे सॉल्विंग करनी है, ऐसे सॉल्विंग करनी है। ओके, 141 सिमिलर लॉजिक, जल्दी जल्दी बताओ। मोलार हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 9.72 किलो कैलोरी पर मोल। मतलब कि कितने मोलार हीट बोले तो कितने ग्राम के लिए, कितने ग्राम के लिए? जल्दी जल्दी। पानी का मोलार मास कितना? 18। तो 18 ग्राम के लिए 9.72 किलो कैल, तो 45 ग्राम के लिए कितना? जल्दी जल्दी बता दो, बिना पेन पेपर उठाए। अठारह के लिए इतना, तो 45 के लिए कितना? भाई 18 का 2.5 टाइम्स होता है ना, 2.5 टाइम्स होता है ना। यस, ऑप्शन बॉम्बे। 141 का आंसर ऑप्शन बॉम्बे। बढ़िया, एकदम अच्छी तरह से समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये वाले आपको फटाफट सॉल्व हो गए तो 132 का आंसर चलो आप लोग अभी अभी सॉल्व करो फटाफट। 132 आपके स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है। 132 बताओ। एक सिलेंडर है जिसके अंदर 11.2 किलो आता है। आज घर पे अपने देखने, घर पे वैसे तुम्हारे गैस की पाइपलाइन होगी, बट सिलेंडर कितने किलो का आता है आइडिया है क्या? 14.2 किलो का 14.2 किलो का नॉर्मल सिलेंडर आता है, ठीक है ना। बट चलो मान लो ये 11.2 है, मोदी जी ने दिया है, कौन सा योजना है आजकल, उसमें दे दिया सिलेंडर, हाँ, लेकिन 14 की जगह 11 किलो का ही दिया। समझो, तो 11 किलो का सिलेंडर मिला। एक फैमिली थी जिसको 20,000 किलो जूल एनर्जी पर डे चाहिए कुकिंग के लिए, ठीक है, इतनी रिक्वायरमेंट है। ब्यूटेन का 2658 है, तो कितना दिन सिलेंडर चलेगा? कैसे करोगे कैलकुलेशन, बता दो फटाफट बच्चों, किस तरह से लॉजिक लगाएंगे बताइए। 132 में तो देखो यार, ब्यूटेन 1 मोल ब्यूटेन इज हाउ मेनी ग्राम? पहले ये बताओ कितने ग्राम है ब्यूटेन? 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, कितना हुआ? 12 4 48, 58 ग्राम, 58 ग्राम है ना। मतलब मैं बोलूं 0.058 किलोग्राम, सही है। क्यों किलोग्राम में ले रहा हूं? क्योंकि केजी में दिया है ना ब्यूटेन। अच्छा,
तो मैं ऐसे बोलता हूं 0.058 kg इतने किलो ब्यूटेन जलाने से 2658 किलो जूल एनर्जी मिलती है। तो 11.2 जलाने से कितनी एनर्जी मिलेगी? समझ गए क्या? आंसर यहां पे एक आ जाएगा। अच्छा, अब वो बोलता है बॉस 20,000 किलो जूल एनर्जी चाहिए, ठीक है? तो x तुमको वैल्यू मिली, वैसे कितनी मिलेगी x की वैल्यू बता दो जरा। 11.2 इंटू 2658 अपॉन 0.058 ये वैल्यू मिलेगी बच्चों। कैलकुलेशन करो। तो ये आपको मिलेगी 513268, ठीक है? ये वैल्यू आपको मिलती है 513268, करके देख लेना, मिल जाएगी। ओके, इतनी आपको किलो जूल वैल्यू मिल गई किसकी? एनर्जी की। अब बताओ 20,000 हाँ 20,000 किलो जूल में एक दिन चलता है, 20,000 किलो जूल में एक दिन चलता है, तो 5,13,268 किलो जूल कितने दिन तक चलेगा? बस आ गया आंसर। समझ गए क्या? बस इजी है ना। इसको 20,000 से डिवाइड कर लो, आंसर आ गया 25.6 डेज, 25.6 डेज, मतलब रफली 26 डेज आपका सिलेंडर चल जाएगा। उसके बाद फिर वापस नया सिलेंडर मंगाना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आया क्या? कैसे लॉजिकली हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो अगेन यहां पर आपको फंडा पकड़ना है। अगर आप मोल का फंडा नहीं पकड़ पाए, अगर आप मोल पर मोल होता है, ये सारा डेफिनेशन पर मोल होता है, अगर ये फंडा आप पकड़ लेते हो सारे आंसर इजी है। नहीं पकड़ पाते हो सब कुछ टफ है, ठीक है? चलो अगला सवाल देखें। 145 हीट ऑफ फ्यूजन। ये बहुत इजी सिंपल डेफिनेशन है। बोलो क्या होता है वो हीट ऑफ फ्यूजन? फ्यूजन के लिए मैंने एक वर्ड बोला था। क्या वर्ड बोला था? फ्यूजन के लिए वर्ड बोला था मेल्टिंग। फ्यूजन के लिए क्या वर्ड बोला है? बोलो मेल्टिंग। अब आंसर बता दो। सॉलिड टू लिक्विड होगा। सॉलिड टू लिक्विड, यस, कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो 145 का आंसर ये तो बाय डेफिनेशन हो गया। सीधा सीधा आंसर ऑप्शन डी, एकदम इजी। चलो बढ़िया। अगला सवाल फटाफट फटाफट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कहाँ गया भैया? 150 क्या बोलता है? ऑन बर्निंग हाइड्रोजन इन क्लोरीन, हाइड्रोजन को क्लोरीन के एटमॉस्फेयर में बर्न किया, HCl ऑब्टेन हुआ था, 1 किलो कैलोरी हीट लिबरेट हुई थी। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl शुड बी। बहुत अच्छा, इजी सवाल, बहुत ही आसान सवाल। हाइड्रोजन लिया, क्लोरीन के प्रेजेंस में उसको बर्न किया, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ने मिलकर बनाया HCl, ठीक है? तो यहां पर अच्छा, ये जो मैंने अभी इक्वेशन लिखा है बच्चों, ये इक्वेशन लिखा है, क्या ये फॉर्मेशन के लिए एप्लीकेबल है कि मुझे बैलेंस करना पड़ेगा ढंग से? मुझे बैलेंस करना पड़ेगा ना, ये ऐसे। अब ये फॉर्मेशन के लिए एप्लीकेबल है, बोलो हाँ या ना? यस। वो आपको यही पूछ रहा है कि इसकी डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन कितनी है, बस यही उसका सवाल है। समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा, अब सवाल ये है कि भाई मुझे ये बताओ बच्चों कि इसमें HCl कितने ग्राम बन रहा है, फॉर्मेशन में कितने ग्राम HCl बन रहा है, बता दो फटाक से। 1 मोल बन रहा है, 1 मोल बन रहा है अभी। नॉर्मल इक्वेशन में 1 मोल बन रहा है, मतलब कितना? 36.5 ग्राम बन रहा है ना। और उसने बोला मैंने 36.5 ग्राम नहीं बनाया, मैंने कितना बनाया? 1.65 ग्राम बनाया। समझ गए क्या? हाँ, तो जब उसने 1.65 ग्राम बनाया तो 1 किलो कैलोरी हीट मिली। तो जब 36.65 ग्राम बनाओगे तो कितनी किलो कैलोरी मिलेगी? क्या ये बात समझ में आई? और यही तो तुम्हारा आंसर है, यही तो तुम्हारा आंसर है ना? चलो आंसर बता दो फटाफट। 36.5 अपॉन 1.65, इजी। एक्स की वैल्यू, हाँ बरोबर, यही आंसर आएगा ना। कितना आएगा? 22 पॉइंट समथिंग, 22.1 समथिंग आएगा।
22.1, तो ऐसा ऑप्शन है क्या 22.1? देखें, यस 22.12 किलो कैलोरी पर मोल, दैट इज योर करेक्ट आंसर। एकदम बढ़िया सवाल। अगेन प्रॉपर लॉजिक क्या था, एक मोल के लिए डिफाइन किया गया, बस ये समझ गए, सब समझ गए, ठीक है। रेपिटेशन है कॉन्सेप्ट का। हीट ऑफ ट्रांजिशन इज अब्सॉर्ब्ड और 155, बताइए फटाफट 155। हीट ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन किसकी बात, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन मतलब चेंज, यस, है ना। अब ट्रांजिशन किसके बीच में, किन दो चीजों के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, ये सवाल है। ऑफ कोर्स एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म, क्योंकि सॉलिड टू लिक्विड को तो हमने हीट ऑफ फ्यूजन बोला था, सॉलिड टू वेपर को तो हमने हीट ऑफ सब्लिमेशन बोला था, लिक्विड टू वेपर को तो हमने हीट ऑफ इवेपोरेशन बोला था। तो डी क्या है, वन एलोट्रोपिक फॉर्म टू अनदर। समझ गए? इसका एग्जांपल दे सकते हो क्या? कौन से सब्सटेंस के एलोट्रोपिक फॉर्म बहुत फेमस है, मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, सॉलिड स्टेट चैप्टर में भी वापस रिवाइज कराए थे। कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स, वेरी गुड। कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म जैसे कि ग्रेफाइट टू डायमंड। अगर मैं ग्रेफाइट टू डायमंड करूं, अगर ये पॉसिबल होता तो लाइफ में, दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती ना, कि ग्रेफाइट लो डायमंड बना लो, क्या मजेदार लाइफ होती नहीं? हाँ, इतना इजी नहीं होता ना ये, ठीक है। हाउ डज ग्रेफाइट बिकम डायमंड, डज एनीबॉडी नो? कोयले से डायमंड कैसे, कोयले से डायमंड कैसे बनता है? कोयले से डायमंड बनता है एक्सट्रीम प्रेशर फॉर अ पीरियड ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, ठीक है। चट्टान के नीचे अगर दब जाता है ना कोयला, तो बन जाता है। आप लेबोरेटरी में बना सकते हो थियोरेटिकली, यस, थियोरेटिकली आप लेबोरेटरी में कर सकते हो, हाइड्रोलिक प्रेस लो, एक्सट्रीम प्रेशर लगाओ, बना सकते हो। इसकी एक टेक्निक है वैसे जो यूज होती है, बट उससे रियल डायमंड नहीं बनता, मतलब नॉट द वन दैट यू फाइंड इन द माइंस, ओके। Okay, now 160 heats of combustion of rhombic and monoclinic sulfur are, rhombic monoclinic भी सल्फर के एलोट्रोप्स है कि नहीं? बस आपको क्या करना है, वो पूछ रहा है हीट ऑफ कन्वर्जन ऑफ rhombic टू मोनोक्लिनिक बता दूं, तो rhombic टू मोनोक्लिनिक ऐसे लिखूं, एस rhombic, शॉर्ट में लिख देता हूं, एस rhombic टू एस मोनोक्लिनिक, ओके। अब हीट ऑफ कंबशन दोनों का इतना है, व्हाट विल बी द हीट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रोम्बिक टू मोनोक्लिनिक। कंबशन की हीट, अगेन फर्स्ट लाइन को पढ़ना, कंबशन की हीट, मैंने आपको दो या तीन ही ऐसे याद रखने को बोले थे। एक था फॉर्मेशन, जिसमें मैंने आपको बोला था याद कर लेना कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, और एक मैंने कहा था बच्चों कंबशन, जहां पर एक मोल को कंप्लीटली हीट करके निकाल देना, यही बोला था, याद है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो इससे आप उसका पूरा इक्वेशन बना पाओगे क्या, पहले ये बताओ, इससे पूरा इक्वेशन बना पाओगे? देखो कैसे बनाओगे। इक्वेशन कैसे बनाओगे हीट ऑफ कंबशन से? सोचो जरा, दिमाग लगाओ। मैं ऐसे बोलूं, एस रोम्बिक प्लस O2 गिव्स SO2 रोम्बिक, मतलब R लिख रहा हो तो समझ गए ना कि रोम्बिक वाला है, गिव्स SO2। इसका हीट ऑफ कंबशन कितना दिया है बोलो क्वेश्चन में? 70960, इतने कैलोरीज दिया, ठीक है। और एस मोनोक्लिनिक प्लस ऑक्सीजन गिव्स SO2, इसका कितना दिया है? -71030। समझ गए ना? अभी इजी है। अब करना क्या है मुझे बताओ। मुझे रोम्बिक टू मोनोक्लिनिक चाहिए, मतलब मुझे सेकेंड वाले इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। तो साइन को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। अब दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड। ये मैंने टेक्निकली क्या अप्लाई किया? ये मैंने हेस लॉ अप्लाई कर दिया। टेक्निकली मैंने क्या किया? यहां पे मैंने हेस लॉ अप्लाई कर दिया। मल्टीपल इक्वेशन थे, दोनों का ऐड सब्ट्रैक्ट करके आंसर ले आया।
करेक्ट है ना। तो क्या होगा, जब ये ऑपोजिट मतलब ये रिवर्स हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, रोम्बिक टू मोनोक्लिनिक। आंसर बता दो जरा, पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। कितना आएगा चेक करो, मेरे हिसाब से आंसर आएगा +70 है ना, +70, यानी कि आंसर आएगा ऑप्शन दिल्ली डी। बहुत बढ़िया सवाल, समझ में आ गया क्या सबको, इजी है। क्या ये सेम सवाल मैं आपके लिए ग्रेफाइट के लिए भी बना सकता था, ग्रेफाइट टू डायमंड कार्बन, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। इनफैक्ट अगर आप आपकी स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक खोलोगे तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपको ग्रेफाइट के लिए दिया हुआ है, डायमंड के लिए दिया हुआ है। मैंने आपको थियरी के वक्त, बोर्ड्स के वक्त ये करवाया हुआ है। वैसे अगर याद नहीं है तो एक बार स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक खोल के जरूर देख लेना। ओके, हेस लॉ अरे वाह, यही आ गया कार्बन वाला। ऑन कंबशन कार्बन फॉर्म्स 2 ऑक्साइड्स। 165, क्वेश्चन नंबर 165 देखिए आपके स्क्रीन पे बच्चों। कार्बन 2 ऑक्साइड बनाता है ऑन कंबशन। कंबशन देखते क्या करना है इक्वेशन में, विद ऑक्सीजन उसका कंबशन कर लेना है। ओके, ऑन कंबशन कार्बन फॉर्म 2 ऑक्साइड, CO2 एंड CO का इतना है। व्हाट इज द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, व्हाट इज द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन। नहीं, यहां पे क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। हीट ऑफ कंबशन कार्बन, ये वो फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। अच्छा ओके, नहीं बरोबर है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया है ना। यस, मुझे बताओ पहले तो डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया है बच्चों। फॉर्मेशन से आप क्या याद रखेंगे, क्या याद रखने बोला है फॉर्मेशन सुनते ही, फॉर्मेशन सुनते ही याद आएगा कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, मतलब C+O2 क्या आएगा, C+O2 गिव्स CO2। इसकी हीट कितनी थी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसकी हीट कितनी थी, -94.3 है ना। अब वो ये पूछ रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की 26 है, तो कार्बन की हीट ऑफ कंबशन कितनी है। अब कार्बन की हीट ऑफ कंबशन बताओ कौन सी है, ये वाली CO के लिए लिख रहा हूं मैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए बाय द वे। सेकेंड वाला इक्वेशन में लिख रहा हूं कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कितना, -26। अब मुझे बताओ क्वेश्चन में वो पूछ रहा है हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन। हाउ डू यू डिफाइन कंबशन ऑफ कार्बन, ये हुआ ना, कार्बन का 1 मोल का पूरा कंबशन हुआ, कंप्लीट कंबशन। क्या देखना है अपने को, कंप्लीट कंबशन, दैट्स द डेफिनेशन। तो मुझे ये बताइए इक्वेशन 1 अप्लाई होगा या इक्वेशन 2 अप्लाई होगा, कौन सा सही है कौन सा गलत है, मोनोऑक्साइड वाला कि डाइऑक्साइड वाला। डाइऑक्साइड वाला करेक्ट है, मोनोऑक्साइड वाला रॉन्ग है फॉर कंप्लीट कंबशन। तो आंसर आ गया, कौन से वाले का इक्वेशन में कंसीडर करूं, कार्बन डाइऑक्साइड वाले का। तो मेरा आंसर कितना आएगा बच्चों, ऑप्शन बॉम्बे, यानी कि 94.3। इजी, समझ गए। यस, तो कैन आई से नाउ, टेल मी इफ दिस सेंटेंस मेक सेंस टू यू। आप सब लोगों को ये सेंटेंस सही लग रहा है कि गलत लग रहा है बताना। फॉर कार्बन हीट ऑफ कंबशन इज सेम एज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, यस और नो। परफेक्ट है ये सेंटेंस, समझ में आ गया परफेक्टली, यस और नो। 166 बघू अपन, कौन सा है 160, क्या बोलता है देखो, C+O2 गिव CO2। तुमको पहली बात तो मैंने क्या हिंट दिया आप लोगों को जब सिनॉप्सिस कराया था कि जब मल्टीपल इक्वेशंस दिए तो कौन सा लॉ लगाने का बोलो, हेस लॉ लगाने का, या ना। तो अपने को ये मालूम है कि हेस लॉ का इक्वेशन क्वेश्चन है। अच्छा, फिर वो बोल रहा है 2CO + O2 गिव्स 2CO2, ये भी ठीक है। इसके लिए दिया डेल्टा H, इसके लिए दिया, और ये इतना मैं ऐसा डिटेल में लिख रहा हूं, तुम लोग को इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, रफली लिखने का और करने का सॉल्व। हाँ, मैं डिटेल में आपके लिए लिख रहा हूं ताकि आपको काम आए, मेरा एग्जाम नहीं है। मैं सेटल्ड हूँ लाइफ में, मेरा शादी विधि हो गया है, मैं मस्त चिल मार रहा हूँ। हाँ,
तो डेल्टा H1 डेल्टा H2, कुछ गधे ये डेल्टा H2 देख के हाइड्रोजन सोच रहे होंगे, ऐसा मत सोचो, वो एंथैल्पी 1 एंथैल्पी 2 ऐसा दिया है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन, अब वो अपने को पूछ क्या रहा है पहले वो बताओ, वो अपने को पूछ क्या रहा है, टू फाइंड क्या बोल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन, मींस अपने को फाइनल इक्वेशन ये चाहिए, C+12O2 गिव्स CO। पहले ये बना पा रहे हो क्या आप, ये बताओ। ये सब लोग बना पा रहे हैं, इसमें तो कोई सवाल नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। अब बस यही करना है मुझे कि भाई ये पूरा जो भी दिया हुआ है इसको यूज करके मुझे यहां तक पहुंचना है। तो थोड़ा लॉजिक लगाना है। क्या लगाना है लॉजिक, कि भाई इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड लेफ्ट साइड पे, यहां पर राइट साइड पे, ये लॉजिक लगा, समझ गए। और कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड दिख रहा है क्या तुमको, मेरे को बताओ, कहीं दिख रहा है? नहीं। C+O2 CO2, हाँ बरोबर, और कहीं नहीं दिख रहा, ये बात क्लियर है, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर लेफ्ट साइड पे तुम्हारे फाइनल इक्वेशन में राइट साइड पे, मींस झक मार के क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, बस ये तो रिवर्स तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, यहां पर कितने मोल है, ये 2 मोल, तुमको कितने चाहिए बच्चों, 1 मोल, मतलब डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, बस। तो इसीलिए क्या कर रहा हूं मैं, इसको रिवर्स एंड डिवाइड बाय 2, समझ गए। चलो अब आंसर बता दो, अब तो आना चाहिए सबको यार, कम ऑन। अब नहीं आ रहा तो फिर तो थोड़ी सी शेमफुल बात हो जाएगी। तो CO2 गिव्स CO प्लस हाफ O2, तो ये हो जाएगा कितना, प्लस 569 का आधा करो, 560 का आधा 280 होता है, 279.5, 560, अच्छा सॉरी 570 ना, सॉरी माय बैड, हाँ 284.5, बराबर। अब आगे आंसर करना क्या है, देखो CO2 कैंसल है ना, हाफ O2 और यहां से ये कैंसल, हाफ बचा, कहां पे बचा, हाफ यहां पे बच गया है ना, ऑपोजिट साइड पे था, कार्बन रह गया, और मतलब इसको और इसको ऐड कर देना है, तो -394 प्लस 284.5, 0.5 में एक ही ऑप्शन है, कौन सा, बॉम्बे, है ना, दैट इज योर करेक्ट आंसर। चेक कर लो, आंसर आ गया अभी, क्लियर, इजी है ये, कैसे, ये तो सबको आना चाहिए यार, कम ऑन। आई होप अभी क्लियर हो गया, पहले नहीं आ रहा था तो अब तो क्लियर हो गया होगा। और अगर ये क्लियर हो गया तो 170 कर लो फटाक से, 170 का सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको अभी करा दिया सल्फर में, जल्दी जल्दी कर लो। चलो, ग्रेफाइट डायमंड, ग्रेफाइट का सॉलिड टू गैस, डायमंड का सॉलिड टू गैस इतना होता है, तो रिएक्शन ग्रेफाइट टू डायमंड कितना होएगा, बताओ आंसर। ऑप्शन बॉम्बे, दैट इज प्लस 1.9 किलो जूल। कैसे करेंगे, रिवर्स करेंगे और डायमंड को राइट साइड, ग्रेफाइट को लेफ्ट, मतलब कौन से वाले इक्वेशन को रिवर्स करेंगे, फर्स्ट को कि सेकंड को, ऑफ कोर्स सेकंड इक्वेशन को आप रिवर्स करोगे। तो आप सी ग्रेफाइट, मैं जी नहीं लिख रहा, ग्रेफाइट लिख रहा हूं, नहीं तो तुम जी को गैस समझते हो, कार्बन गैस, और कार्बन गैस टू कार्बन डायमंड। सेकेंड वाले को मैंने रिवर्स कर लिया, पहले वाला प्लस 716.7 था, दूसरे वाला -714.8 हो गया, तो आंसर आ गया बच्चों प्लस 1.9 किलो जूल। क्यों, क्योंकि ये कार्बन गैस कैंसल, और ये आ गया आंसर। क्लियर, इजी है ना अभी। चलो अगला देखें, 175, हेस लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट, इजी, हेस लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट, हेस लॉ कहां पे काम आ सकता है, स्लो रिएक्शंस, मल्टी स्टेप रिएक्शंस, किसमें यूज करते हैं हम लोग हेस लॉ, स्लो या मल्टी स्टेप? मल्टी स्टेप में तो मेनली यूज करते ही हैं। क्या हीट ऑफ आयोनाइजेशन में यूज नहीं कर सकते, वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस में कर सकते हैं,
क्या सब जगह यूज कर सकते हैं? यस, हीट लॉ, हेस लॉ, ऑल ऑफ द अबव, ऑफ कोर्स यू कैन यूज इट एवरीवेयर, दैट्स द ब्यूटी ऑफ हेस लॉ। 179 का आंसर बताइए। अगला प्रोसेस, अगला जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर है 179। मैंने शब्द मेंशन किया था रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डर, यानी कि बोथ ए एंड बी। एंट्रोपी शब्द का मतलब ही क्या है? मैंने यही दो वर्ड यूज किए थे, सिनॉप्सिस पढ़ाते हो याद करना, मैंने यही दो वर्ड यूज किए थे, रैंडमनेस, मैंने इनफैक्ट 3 वर्ड यूज किए थे, रैंडमनेस, डिसऑर्डर, या फिर एक तीसरा वर्ड क्या यूज किया था? केओस, है ना? आंसर आएगा डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। इजी। 180, चलो फटाफट बताओ 180 क्या है? फॉर द रिएक्शन, ये टाइप का क्वेश्चन बहुत ट्रिकी लगता है बच्चों को, आप लोगों को ट्रिकी लगता है ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन कि सर इसमें एंट्रोपी का कोई मतलब ना इक्वेशन है ना वैल्यू है, कुछ नहीं, हम कैसे जज करें? भाई एंट्रोपी पूछा है, जरा दिमाग लगाओ, मुझे ये बताना सॉलिड, लिक्विड और गैस, किसमें? सॉलिड, लिक्विड और गैस, किसमें आपको लगता है कि एंट्रोपी यानी कि रैंडमनेस सबसे ज्यादा होगी बच्चों? गैस में, है ना? इसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी, इसकी थोड़ी मीडियम होगी, और इसकी एंट्रोपी सबसे, एस बोले तो एंट्रोपी, हाँ, एंट्रोपी का सिंबल क्या है? कैपिटल एस। ठीक है, अब ये मत पूछना क्यों, मुझे भी नहीं मालूम। हाँ, E is internal energy, H is enthalpy and entropy is S. I don't know why they have named it like that. Okay, so गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा। तो अगर कोई रिएक्शन है जहां पर प्रोडक्ट्स गैसेस बन रहे हैं, इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ी कि कम हुई? बढ़ गई। और अगर जहां पे रिएक्टेंट्स गैसेस और प्रोडक्ट सॉलिड है तो कम हो गई। बरोबर बोल रहा हूं? अब जज करो जरा, यहां पे कितने गैस मॉलिक्यूल्स थे? 2 मोल SO2 और 1 मोल ऑक्सीजन, टोटल 3 मोल गैशियस मॉलिक्यूल थे। यहां पर भी टोटल 3 मोल गैशियस मॉलिक्यूल है, बोलो हाँ या ना? तो गैशियस मॉलिक्यूल रिमेन्स सेम या लेस या मोर, क्या हुआ ओवरऑल? अरे भाई लेफ्ट साइड पे 2 + 1 3, राइट साइड पे 2, राइट? तो 180 में देखो लेफ्ट हैंड साइड पे बच्चों 3 मोल गैसेस थे, बोलो हाँ या ना? और राइट साइड पे कितने, बोलो? 2 मोल गैसेस हैं। अब लॉजिकली आंसर बता दो, बॉम्बे, यानी कि डिक्रीजेस। समझ गए कितना इजी लॉजिक है? आंसर दे पाओगे ऐसे? यस, बहुत बढ़िया, सिंपल सवाल। ओके, देन यू हैव 185 नेक्स्ट, नहीं 184 भी बताओ जरा, 184 भी बताओ। डिसऑर्डर किस पर डिपेंड करता है? किसी सिस्टम का जो एंट्रोपी है वो किस पर डिपेंड करता है? मास, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, टेम्परेचर, प्रेशर, या ऑल ऑफ द अबव? ऑफ कोर्स ऑल ऑफ द अबव। डिसऑर्डर किस पर डिपेंड करेगा? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा यहां वहां तितर भीतर भागेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स, है ना? प्रेशर ज्यादा होगा तो थोड़े से कंप्रेस हो जाएंगे। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, और मास के ऊपर तो डेफिनेटली उसकी स्पीड डिपेंड करेगी। ये सारा ना आप KTG नाम का एक चैप्टर है फिजिक्स में, पढ़ा है कभी? काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, वहां पे ये सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो बच्चों। 185, ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया हुआ है, लेकिन आपके सिलेबस में से उन्होंने निकाल दिया था, आपके रिड्यूस सिलेबस में से, बट CET लेवल पे पूछ सकते हैं। कौन सा वाला एंट्रोपी, कौन सा वाला थर्मोडायनेमिक लॉ एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट समझाता है, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी? सेकेंड लॉ या थर्ड लॉ? वाई सेकेंड लॉ? What does it say in second law? इंट्रोड्यूसेस पूछा है, देखो ध्यान से, इंट्रोड्यूसेस, ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है? सेकेंड लॉ इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट एंड थर्ड लॉ क्या बोलता है बच्चों? states that entropy is zero at absolute zero temperature. समझे? what is absolute zero? 0 केल्विन। समझ गए क्या?
यस, जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आएगा तब एंट्रोपी जीरो होगी। ये कौन बोलता है? ये तीसरा लॉ बोलता है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में कैसे इंट्रोड्यूस किया बाय द वे उन्होंने एंट्रोपी? सेकंड लॉ में कैसे इंट्रोड्यूस किया? सेकंड लॉ में ये बोलता है ना दैट एवरी सिस्टम हैज टू अंडरगो परमानेंट चेंज, है कि नहीं? कोई सिस्टम जब काम करता है तो उसमें क्या होना चाहिए? परमानेंट चेंज होना चाहिए। कुछ ऐसा चेंज होगा जिससे तुम्हारा सिस्टम अब नए जैसा नहीं रहेगा, है ना? तुम फोन चलाओगे तो फोन गर्म होगा, तुम ओला की इलेक्ट्रिक बाइक चलाओगे तो वो ब्लास्ट होगी। ये सब रूल्स है ना, सटल तरीके से ओला का मजाक उड़ा दिया, है कि नहीं? अच्छा हाँ, प्लीज बाय द वे अभी मत खरीदना, कोई अगर सोच रहा है खरीदने की तो अभी बहुत अनसेफ है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, उनको थोड़ा सा और सेफ हो जाने दो फिर लेना। चार्ज तो घर पे कर सकते हो उसकी बैटरी, बट बैटरी चार्ज करते करते फट गई तो क्या करेंगे, है ना? आई थिंक नाउ डेज दे हैव लाइक दीज प्रोविजंस, आपके बिल्डिंग के मीटर में आप डायरेक्टली एक कनेक्शन लगा सकते हो। नाउ 190, बहुत बड़ा सवाल और बहुत छोटा सा आंसर। चलो पूरा सवाल पढ़ो ध्यान से जरा, टेक 30 सेकेंड्स, रीड द क्वेश्चन। 190, क्वेश्चन नंबर 190। थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूं क्वेश्चन, आई होप पढ़ पा रहे हो सारे लोग। क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग विंटर्स मॉइस्चर कंडेंसेस इन द फॉर्म ऑफ ड्यू। ड्यू मतलब समझते हैं ना, ओस बोलते हैं ना अपन हिंदी में। विल बी सीन ऑन प्लांट लीव्स एंड ग्रास। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इन सच केसेस डिक्रीजेस एज लिक्विड्स possess lesser disorder as compared to gases. Of course, with reference to the second law, which statement is correct for the above process? Randomness of the universe decreases, randomness of the surroundings decreases. सराउंडिंग की रैंडमनेस बढ़ रही है, वो ही उतनी ही सिस्टम की डिक्रीज हो रही है, ऐसा है? या फिर इंक्रीज इन रैंडमनेस ऑफ सराउंडिंग्स इज ग्रेटर दैन डिक्रीज इन रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहां पर एप्लीकेबल है बच्चों? चलो बताओ, बहुत ही अच्छा सवाल। तो पहला तो ये कॉमन सेंस बताना मुझे कि जब ओस जम रही है, जब आपकी ड्यू आ रही है, तो गैस टू लिक्विड बन रहा है, यानी पानी का जो वेपर था एटमॉस्फेयर में उससे लिक्विड बन रहा है, या उल्टा लिक्विड टू गैस बन रहा है? गैस टू लिक्विड बन रहा है। मतलब अगर मैं पानी को एक सिस्टम मान लूं तो गैस टू लिक्विड बन रहा है, मतलब इसकी एंट्रोपी तो सिस्टम की कम हो रही कि बढ़ रही है? कम हो रही है। तो सिस्टम की क्या हुई? सिस्टम की हुई डिक्रीज। अब जब सिस्टम की डिक्रीज होगी तो सराउंडिंग्स की क्या होगी? बढ़ेगी, तभी ओवरऑल बैलेंस मेंटेन होगा। समझ गए? इजी है। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ? ऑप्शन सी या डी? सिस्टम की कम और सराउंडिंग्स की ज्यादा, मींस ऑप्शन दिल्ली, है ना? प्लीज सराउंडिंग्स की ज्यादा नहीं, सी होना चाहिए ना। इंक्रीज ऑफ सराउंडिंग्स, डिक्रीज ऑफ सिस्टम, सही है ना? जितना ओवरऑल सराउंडिंग्स, इंक्रीज इन रैंडमनेस ऑफ सराउंडिंग इज ग्रेटर एज कंपेयर टू, मेरे को भी एक स्टेटमेंट ध्यान से देखने दो, सॉरी एक मिनट। अच्छा, कंपेयर टू और इक्वल टू पूछा। अच्छा वो लोग ने, मुझे लगा वो लोग ने इंक्रीज डिक्रीज पूछा है। बट ओवरऑल चेंज आपको कैसा चाहिए? सिस्टम और सराउंडिंग, ये बरोबर है, जितना सिस्टम में डिक्रीज हुआ उतना सराउंडिंग में होना चाहिए, ये बरोबर है। बट ओवरऑल सिस्टम का, लेट मी जस्ट चेक। ओके ओके ओके, सो देयर इज वन मोर कैच हियर, वन स्मॉल कैच हियर। ओके, नोट करना। सिंस ड्यू फॉर्मेशन इज स्पॉन्टेनियस, कैसा है ये ड्यू फॉर्मेशन? हाँ, तो आपको ओवरऑल चेंज कैसा चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव डेल्टा एस में? चेंज आपको चाहिए पॉजिटिव, समझे?
स्पॉन्टेनियस के लिए याद है मैंने सिनॉप्सिस में लास्ट में ही कराया था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव, ऐसा था ना, ये फंडा है। तो सराउंडिंग्स हैज टू बी स्लाइटली मोर सो दैट ओवरऑल फैक्टर क्या हो जाएगा, ओवरऑल चेंज जो है वो पॉजिटिव होगा। तो आंसर आएगा डी, नॉट सी। इक्वल नहीं रहेगा, अगर इक्वल रहेगा तो ओवरऑल जीरो हो जाएगा ना, समझे, अगर इक्वल हुआ तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां पर सराउंडिंग्स को थोड़ा ज्यादा होना पड़ेगा ताकि ओवरऑल सिस्टम जो ओवरऑल चेंज है वो कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। समझ गया क्या? बहुत अच्छा सवाल है ये, ध्यान में रख लेना, ये नोट कर लेना बात को, अच्छा सवाल है। ओके, 195 गिब्स एनर्जी के ऊपर पूछा हुआ है। ओहो, बहुत अच्छा सवाल, 195। ठीक है, अगेन ये मैंने आपको रिवीजन जब सिनॉप्सिस का करवाया तब कहा था कि वो ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर जरूर आपको क्वेश्चंस पूछेगा। ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये आपको जेई में भी बहुत काम आने वाले हैं, ये प्रॉपर जेई लेवल के क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन Ag2O गिव्स Ag प्लस हाफ O2, मतलब सिल्वर ऑक्साइड जो है वो तो स्टेबल होता नहीं है, सबको मालूम है। Ag2O फटाक से क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है ना, इस तरह से। ओके, 2Ag प्लस हाफ O2, वेरी गुड। At a certain temperature is found to be minus 10 kilojoule per mole. Which of the following statements is correct at this temperature? चलो बताओ। डेल्टा जी की वैल्यू आपको दी है, इसकी डेल्टा जी की वैल्यू क्या दी है, -10 किलो जूल। अब डेल्टा जी की वैल्यू से आप क्या निकाल सकते हो, आप क्या लॉजिक निकाल सकते हो बताओ। इससे आप इससे बता सकते हो, सिंस डेल्टा जी इज नेगेटिव तो वेरी गुड, क्या निकलेगा, spontaneous process, therefore process is spontaneous। ये ध्यान में रख लेना है। अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी याद दिलाया ना, डेल्टा जी नेगेटिव या डेल्टा एस पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस है। तो आप बोलोगे ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस है मतलब फटाफट हो रहा है, अपने आप हो रहा है, सही है ना। हाँ, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अब बता दो। अब इजी हो गया, तो मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा, गोइंग फॉरवर्ड ऑफ कोर्स। नॉन स्पॉन्टेनियस होता तो उसकी टेंडेंसी बैकवर्ड जाने की होती, स्पॉन्टेनियस है तो कैसा, फॉरवर्ड जाएगा। और फॉरवर्ड कौन सा रिएक्शन बता रहा है, ऑप्शन ए, सिल्वर ऑक्साइड डिकम्पोजेस टू गिव सिल्वर एंड ऑक्सीजन, यही तुम्हारा फॉरवर्ड रिएक्शन है ना। देखो सिल्वर मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, समझ गए क्या। अगर यही वैल्यू को मैं पॉजिटिव कर देता तो आप आंसर क्या बोलते, बोलो, यस, ऑप्शन बॉम्बे हो जाता, समझ गए ना। और जीरो कर देता तो आप बोलते इक्विलिब्रियम। अब क्लियर हुआ, बढ़िया। अब देखें सवाल 200, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200, देखो क्या बोलता है। Which of the following is true for reaction of H2O liquid becoming gas at 100 degree Celsius? Liquid becoming gas means at boiling point की बात हो रही है। Liquid becoming gas यानी कि किसकी बात हो रही है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है। और बॉइलिंग पॉइंट एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, हाँ या ना। किस चीज का इक्विलिब्रियम है, किस चीज का इक्विलिब्रियम है भाई, लिक्विड और गैस के फेज के बीच का इक्विलिब्रियम है। हमने ऐसे डिफाइन किया था सॉल्यूशन चैप्टर में। बॉइलिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन किया है, द पॉइंट एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यही डिफाइन किया है ना। तो ऐसे लिखने का क्या, बॉइलिंग पॉइंट इज इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड फेज एंड गैस फेज। और एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, डेल्टा जी होता है, डेल्टा जी होता है जीरो। और अगर डेल्टा जी जीरो है तो मेरा जो इसका इक्वेशन था डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी माइनस टी डेल्टा एस, है ना, ये क्या हो जाएगा ओवरऑल, डेल्टा जी इज इक्वल, सॉरी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो गया, हार्ट शेप बन गया, हाँ। तो डेल्टा एच बिकम्स इक्वल टू टी डेल्टा एस। क्लियर। ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, भूलना मत, ओरिजिनल इक्वेशन ये था ना,
ये तुम्हारा इक्वेशन है ओरिजिनल। यस बच्चों, इसमें मैं इसको 0 ले लूं और इसको ये बाजू लेके आ जाऊं, सर ये पूरे टर्म को ये बाजू लेके आ जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ गए क्या? आंसर क्या आया? ऑप्शन दिल्ली, यानी कि डी। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, चलो यहां तक कंप्लीट कर लेते हैं, आगे का नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट